था डायामैग्नेटिज्म के बारे में। डायामैग्नेटिज्म होता क्या है, साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी भी देखी थी, कैसी इसकी प्रॉपर्टी होती है। डायामैग्नेटिज्म के बारे में आपको अगर देखना है आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आज हम जानेंगे पैरामैग्नेटिज्म, साथ साथ प्रॉपर्टी भी देखेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म के बारे में, और इन सभी की प्रॉपर्टी के बारे में भी हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे सबसे पहले पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। हेड डालेंगे पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पैरामैग्नेटिज्म ऐसा सब्सटेंस है, हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा सब्सटेंस जिसे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख रहे थे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम कर दे रहा था, ये क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा देता है। चलिए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं दो, एक N और एक S मैग्नेट ले लेते हैं, दोनों हमारे मैग्नेट हैं, ठीक। अगर हम इसके बीच में कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें, इसको हम बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें, मान लीजिए इसकी पहले कुछ इस प्रकार से ये जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो थी कुछ इस प्रकार से थी, लेकिन पहले जब हम पैरामैग्नेटिक नहीं रखे थे, लेकिन आफ्टर इट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखने के बाद इनका कुछ इस प्रकार हो गया, लाइंस जो बनी, मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे बनी। पहले तो ये चली, लेकिन इससे कुछ अट्रैक्ट हो जाती थी ऐसे, ये हट गई, ये लाइंस अट्रैक्ट हो गई। देख पा रहे हैं, पहले ये दूरी दूरी थी, मतलब पहले कुछ ऐसा था, लाइनों के बीच में दूरी थी, बट इसके कारण लाइनें नजदीक नजदीक आ गई, अट्रैक्ट होने लगी। तो जब लाइनें पास पास होती हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जब लाइनें दूर दूर होती हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम होती है। यहाँ से आपको पता चला कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और यह फिनोमिना हमारा पैरामैग्नेटिज्म कहलाती है। चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। लिखेंगे द सब्सटेंस which when placed in magnetic field कामा, जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, increase the intensity of मैग्नेटिक फील्ड, तब यह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, this phenomena is known as, या फिनोमिना जो कहलाता है known as पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। क्लियर हुआ? मतलब आप बता सकते हो ऐसे सब्सटेंस जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, वह हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है, और यह फिनोमिना हमारी पैरामैग्नेटिज्म कहलाती है। क्लियर होता है?
नोट कर ले यहाँ तक। एक चलिए दूसरी डिफिनीशन भी हम आपको बता देते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या होती है? दूसरी डिफिनीशन ये क्या होती है, जब हम पैरामैग्नेटिक या फिर आप ऐसे सब्सटेंस जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपने देखा था ऐसे सब्सटेंस जिन्हें यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो वो मैग्नेटाइज तो होते थे, लेकिन वह मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण वो परपेंडिकुलर बनते थे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये क्या होता है, अट्रैक्ट होता है उसी के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो जाता है या फिर अट्रैक्ट होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले सेकेंड डिफिनीशन आप जान लीजिए। सेकेंड डिफिनीशन होती क्या है ये नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए सेकेंड डिफिनीशन जानेंगे। आर अथवा करके लिख लीजिएगा, द सब्सटेंस विच, जिसे when placed in magnetic field, when placed in magnetic field, comma, magnetize in the direction of, in the direction of, किसके डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप मैग्नेटाइज बोल सकते हैं या फिर अट्रैक्ट बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अथवा करके लिख दीजिएगा अट्रैक्ट इन द मैग्नेटाइज या फिर अट्रैक्ट, ऐसे भी लिख लीजिएगा अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट आर मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, यह जो फिनोमिना होगी, यह परिघटना जो होती है, फिनोमिनन इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्लियर होता है, क्लियर होता है, समझ में आता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहें कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पैरामैग्नेटिज्म हो दिखाते हैं, आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, तो आप बोल सकते हो इसमें कोबाल्ट CO+2 होता है, Na+2 होता है, Cu+2, NO, O2 etc। आप मतलब बता सकते हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आप CO+2, Na+2, Cu+2, NO और ऑक्सीजन O2 एटसेट्रा, मतलब इस प्रकार के अन्य सब्सटेंस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, पहली प्रॉपर्टी बोलती क्या है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस सेट देमसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कह रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते थे वो रिपेल किए जाते थे। और अट्रैक्शन होने के कारण आगे क्या कर रहा है कि एंड हेंस द सेट देमसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और अट्रैक्शन होने के कारण ये पैरेलल हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। सिंपल सा समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड सपोज दैट इस डायरेक्शन में जा रही है और आपका जो इसी डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज होगा या फिर अट्रैक्ट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जब जा रहे हैं एक दूसरे के क्या हुए, पैरेलल हुए।
तो एक दूसरे के अट्रैक्ट होने मतलब जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके कारण ये पैरेलल होता है, जबकि वो क्या होता था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये क्या होता था परपेंडिकुलर हुआ करता था, बट ये पैरेलल होगा। यही चीज़ें हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म में, लेकिन इसके पास क्षमता कम होती है। फेरोमैग्नेटिज्म में सेम प्रॉपर्टी होती है बट उसके पास इफिशियंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आ रहा है कि इन एन इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड, इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड में दे आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई इंटेंसिटी। मतलब इन एन इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड, इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई इंटेंसिटी। जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर ये जल्दी अट्रैक्ट होंगे। सपोज दैट आपके पास दो पोल्स हैं मैग्नेट के, आपके इरेगुलर हमारा हमने बताया था, रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो जहाँ पर डिस्टेंसेस बराबर हों, दैट इज कॉल्ड रेगुलर। रेगुलर अगर ये बोला जाए कुछ ऐसा, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर। मतलब जहां पर दोनों में डिस्टेंस बराबर ना हो वहां पर इरेगुलर होता है। तो आप सपोज दैट यहां पर देख सकते हैं कि दो पोलों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसे होगा कुछ, ऐसे ही हो। अब देखते हैं इधर क्या है, इधर जाकर दूर हो रहा है बट इधर ये नज़दीक है। तो अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कोई हम यहाँ पर रख दें तो अट्रैक्ट किधर होगा। अगर मान लो इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, हाई इंटेंसिटी, वो आप प्रैक्टिकल के अनुसार देख पाओगे, और इधर मान लो लो इंटेंसिटी, जरूरी नहीं है कि इधर ही हो। जहाँ पर हाई इंटेंसिटी होगी, इसके कहने का अनुसार जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की उधर ये अट्रैक्ट होगा। अगर इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दी हो तो, इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उधर अट्रैक्ट होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा आता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिस्ट इन प्रेजेंट एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कह रहा है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसका जो बिहेवियर होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बिहेवियर होता है ये प्रेजेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रेजेंस होता है, एज वेल एज एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड रहे या फिर मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी उसमें पैरामैग्नेटिज्म का गुण रहता ही रहता है। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका बिहेवियर आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में ना होने के बाद भी होता है, एज वेल एज एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जितना रहता है उतना मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी रहता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो आती है, दिस सब्सटेंस कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे कि आपको डायमैग्नेटिज्म में मिला करता था उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, बट इसमें क्या होते हैं, इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए CO+2 ही देख लिया था, कोबाल्ट का CO+2, इसका ही निकाल लीजिए। उसमें हमने जितने भी बताए थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाया था कि सब के सब इवन नंबर रखते थे, इसमें यहाँ पर ऑड नंबर रखेंगे। देखिए कोबाल्ट का होता है 27, 27 का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7 6 4 10 6 4 10 727। CO+2 की अगर हम बात कर लें तो ये सब तो हमारा सिमिलर ही होगा।
इधर आ जाएगा 4s0 एंड 3d7। मतलब यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से पहले निकलेंगे 3d7, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, विच इज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर 8 होता, 10 होता, 12 होता, कुछ भी होता, वो क्या होता हमारा इवन नंबर। हालांकि डी में 12 नहीं आ सकता, एफ में चला जाता, कोई कैसा भी होता, लेकिन इवन होता डायमैग्नेटिक में। बट पैरामैग्नेटिक की बात करें, ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी का इवन नंबर आ रहा है तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं हो सकता है। आप कोई सा भी देख लीजिए, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने एक आपको बता दिया, आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे सब में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्लियर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की आती है कि दिस बिहेवियर इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसका जो बिहेवियर होता है वो इंक्रीज करता है एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो बिहेवियर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब उतना पैरामैग्नेटिक ज़्यादा होगा, ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सपोज दैट CO+2 में दिखा आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 मिले हैं। बोलो सही है या नहीं। अगर आपको यहीं पर मिल जाए CO+3 माना के तौर पे, अब होता हो या ना होता हो उससे हमसे नहीं मतलब, हमें आपको समझाने से मतलब है। CO+3 अगर हमको मिला होता तो क्या होता, ये तो हमारा सिमिलर लिखा जाता, तो 4s0 इसमें से भी एक चला जाता, 3d6 बच जाता। क्यों, क्योंकि +3 निकला है, 2 इसमें से, 1 इसमें से जाएगा। अब इसमें अगर हम करके देखें, वैसे भी ये आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, प्लस का 4 दिखा दो, ये 5 बच जाए। वन टू थ्री फोर फाइव ना, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। तो कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, CO+ का 4 इज मोर पैरामैग्नेटिक देन CO+ का 2। अब ये होल्ड करता हो CO+4 या ना करता हो उससे हमसे कोई रिलेटेड नहीं, हमें समझने से मतलब है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा ये पैरामैग्नेटिक होंगे। क्लियर होता है, उतने ज़्यादा ये अट्रैक्ट होंगे। अगर अट्रैक्शन पावर की बात करें, इसकी अट्रैक्शन पावर कम होगी इसकी अपेक्षा, मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा ये, मोर पैरामैग्नेटिज्म and more efficiency of attract in magnetic field than the CO+2। अंडरस्टैंड। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम इसमें एक वैल्यू आती है जो फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक वैल्यू नोट कर लेंगे, हटाएं इसको। चलिए फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो वैल्यू होती है बी की, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू होती है वो उसके स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होता था कम होता था, किसके, उससे, स्ट्रेंथ से। फॉर लिखेंगे पैरामैग्नेटिज्म के लिए आप बताओगे जो B की वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन या जो नए बच्चे हैं उनको बता दें इट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस और इट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जब B की वैल्यू H से ज्यादा होगी तो P की वैल्यू क्या निकलेगी, P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकलेगी, क्योंकि P इक्वल टू B/H होता है ना। अब B की वैल्यू H से ज्यादा है तो P इज ग्रेटर देन 1, P की वैल्यू जो होगी 1 से ज्यादा होगी। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर P क्या है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमीबिलिटी, इसे मैग्नेटिक परमीबिलिटी।
तो जीटा या फिर काई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारी जो होती है वो क्या होती है, जीटा या फिर काई, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है, जीटा भी पढ़ते हैं इसको या काई भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं बुक में जाई भी पढ़ा जाता है। हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए जाई ही पढ़े हैं, जीटा भी पढ़ते हैं, काई भी पढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना क्या पढ़े हैं, हम वही पढ़ा करेंगे। चलो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, निगेटिव या फिर पॉजिटिव। सिंस वी नो दैट होता क्या है, P इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई जीटा, 4 पाई जीटा या फिर 4 पाई काई। तो आप यहां से बोल सकते हो P की वैल्यू 1 से ज्यादा है, P की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 4 पाई काई P माइनस 1 हो गया। जब P की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मान लो 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए, 1.4 हो जाए, उसमें से 1 घटाओगे क्या आएगा, पॉजिटिव। और उसमें से 4 पाइस डिवाइड करो आएगा तो पॉजिटिव ही। पॉजिटिव में 4 पाइस डिवाइड करो, चाहे जिससे डिवाइड करो आएगा पॉजिटिव। अंतर से जितना है 0.000 में कुछ भी आ सकता है। तो जो काई की वैल्यू निकलेगी वो आएगी पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। जब काई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो I इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। I जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने यहाँ पर थ्योरी के अनुसार देखा, जब ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये मैग्नेटाइज भी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब आई जिधर डायरेक्शन में होगी उधर ही हमारा सब्सटेंस जाएगा। तो सिंपल सा आपने देखा कि ये तो हमारी एक तो प्रॉपर्टी के तौर पर देख लिया, प्रॉपर्टी के अनुसार किस प्रकार से ये होता है, किधर अट्रैक्ट करता है। ये आप प्रैक्टिकल अगर देखना चाहें तो B की वैल्यू H से ज़्यादा होती है। यहाँ पर P बराबर B पानी H, P हमारा पॉजिटिव आता, P हमारा 1 से ज़्यादा होता है तो काई हमारा पॉजिटिव आ गया। काई जब हमारा पॉजिटिव आता है तो आई इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। काई अगर निगेटिव होता तो आई इज अपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हमने डायमैग्नेटिज्म में देखा था। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। आखिर ये फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है। फेरोमैग्नेटिज्म तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर फेरोमैग्नेटिज्म का ही यूज करते हो, क्योंकि जो चुंबक होता है जिसे आप मैग्नेट बोलते हो उसमें क्या चिपकाते हो, कोबाल्ट, निकिल, ऑक्सीजन, क्या टेस्ट करते हो बताओ, आयरन टेस्ट करते हो। तो आयरन इज हमारा क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म, और बहुत स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करता है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिज्म की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जितना मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सिंपल सा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना हुआ अंडर रूट 4 प्लस 2, क्योंकि वैल्यू ही होती है कि अंडर रूट में n प्लस 2 इसी प्रकार निकालते हैं। अंडर रूट में 4 इंटू 4 प्लस 2 6 4 जा 24 बोल सकते ना। अगर इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालना चाहते कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 6 निकाल सकते हो, 2 2 जा 4 4 6 जा, बिल्कुल आ सकता है। अब देखो अगर हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए कितने 8, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसे बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान समझिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू होता है उसे मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। म्यू इज ए मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, अंडर रूट में 8 प्लस 2 अंडर रूट में 8
8 + 2 10 हो जाता है, अंडर रूट में 80 आ जाता है, विच इज ग्रेटर देन, ये ज़्यादा है हमारा, अरे अंडर रूट 24 मिला लो, अंडर रूट 80 मिला लो, ये ज़्यादा है, सिंपल सा। तो कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा वो। मतलब अगर बात किया जाए इट इज़ ए पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फेरोमैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो चलिए इसमें जो डिफिनीशन हम लिखेंगे, डिफिनीशन इसकी होती है द सब्सटेंस विच शो ए लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट एज कंपेयर टू मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस in presence of magnetic field are called ferromagnetic substance. This phenomena is called ferromagnetism। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, आपके सामने है आयरन Fe, कोबाल्ट, निकिल एटसेट्रा, ये सब हमारे किस में आते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म में। चलिए इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है फेरोमैग्नेटिज्म की? मज़ा आ रहा है? चलिए प्रॉपर्टी इसकी होती है दिस सब्सटेंस हैव ए लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा वो फेरोमैग्नेटिक होगा, मतलब उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा वो उसमें अट्रैक्ट होने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि दे शो ए लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात तो वही हुई यार ना, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएंगे, जैसे मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल सी बात है। अगला आता है हमारा जो एज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इंक्रीजेस, जैसे जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है देयर मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो इंक्रीजेस, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आल्सो इंक्रीज होता जाता है। एंड रीच ए सैचुरेटेड वैल्यू, और वो एक ऐसे सैचुरेटेड वैल्यू पर पहुंच जाती है। आफ्टर दिस स्टेज द मैग्नेटिक मोमेंट कंटिन्यू एग्जिस्ट इन द सब्सटेंस इवन आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। क्या सर क्या बता दिए। देखो आधे से ज़्यादा तो घबरा जाते हो थोड़ा बड़ा सेंटेंस से देख के, सर ये तो मेरे बस की बात नहीं, ऐसा मत सोचा करो। देखो कह क्या रहा है कि ये जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ध्यान समझना, ये मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, कोई मैग्नेटिक फील्ड है NS, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, रखने के बाद एक ऐसे सैचुरेटेड वैल्यू होगी, एक ऐसा स्टेज होगा, मतलब उससे रखते रखते ऐसा स्टेज हो जाएगा, इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड से हटा भी लेंगे फिर भी एक प्रकार का मैग्नेट की तरह कार्य करना लगता है ना। इंटरेस्टिंग। आप क्या कीजिएगा, दो स्ट्रांग मैग्नेट लीजिएगा, उसके बीच में एक लोहे की रॉड रख दीजिएगा, आयरन की रॉड रख दीजिएगा, प्योर आयरन होना चाहिए। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वही लोहे की रॉड किसी अन्य लोहे की रॉड को अट्रैक्ट कर रही थी। ज़्यादा बड़ी रॉड नहीं होनी चाहिए, छोटा सा आप कील ले सकते हैं लोहे की, वो अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब उसमें आपका मैग्नेटिक का गुण आ गया था, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ गई थी। मतलब ऐसा स्टेज में होता है फेरोमैग्नेटिक कि इसमें मैग्नेटिक में रखने पर, दो मैग्नेट के बीच में रखने पर ऐसा स्टेज होता है कि वहाँ पर उस स्टेज पे पहुँचने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी आती है ये मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। बात ये आती है। चलिए नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है दे आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। या तो ये आसान सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट तो होते ही हैं, सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आता है हमारा इन क्यूरी टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब बताओगे सर ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? टेंशन मत लो, आने वाले 2-3 वीडियो में हम आपको क्यूरी टेम्परेचर के बारे में भी बताएंगे, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब कुछ जानोगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो, यदि हम लोहे को ज़्यादा गर्म कर दें
दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। उसके अंदर अट्रैक्ट करने की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर अगर हाई करोगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मतलब किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को यदि हम ज्यादा ताप दे दें, क्यूरी टेम्परेचर तक हीट कर दें, तो वो क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करके वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा, अर्थात लो इंटेंसिटी, लो अट्रैक्शन। फेरोमैग्नेटिक हाई अट्रैक्शन होता है और ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये लो अट्रैक्शन। मतलब अगर क्यूरी टेम्परेचर तक हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर दें, वो हमारा किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। एंटी फेरो मैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म। यह जो होता है इट इज क्लोजली लाइकली फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक की तरह ये व्यवहार करता है लगभग। बस उसमें क्या होता था, फेरोमैग्नेटिक में ध्यान देंगे, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता था, फेरोमैग्नेटिक में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे सब एक ही डायरेक्शन में हुआ करते थे, इनका जो पेयर हुआ करता था एक ही डायरेक्शन में। बट जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, सबके सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करते थे। समझ पाए, क्लियर है। यदि हम इसे नील टेम्परेचर तक गर्म कर दें, हीट कर दें, जिसे आप इसके लिए हाईएस्ट टेम्परेचर बोल सकते हो, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए उसे नील टेम्परेचर बोलते हैं, तो ये इट इज लाइकली पैरामैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो इसमें आता है Fe+3, Mn+2, Gd+2 वगैरह वगैरह। क्या क्या आता है, Fe+3, Gd+2, Mn+2 एटसेट्रा, ये सब आते हैं इसमें। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं फेरीमैग्नेटिज्म में, जिसको हम बोलते हैं Fe3O4। सिंपल सा आप लोग जानते हैं, ये बिटवीन में होता है, किसके किसके बिटवीन में होता है, फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच का होता है ये। इसमें ना तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना तो अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ तो एक ही डायरेक्शन में हुआ जाते हैं, एक मिनट, हो जाते हैं, और कुछ तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाते हैं। इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ये दोनों के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो Fe3O4, और इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप उसको देख करके फटाफट से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म के बारे में ले लिए। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्यूरी टेम्परेचर को लेकर के। क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है, अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्यूरी टेम्परेचर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट।